हेलो गैस। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लीडर यानी कि हुगोंग खुद को आईने में देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो अपनी बॉडी की खराब हालत को देखकर सोचता है आखिर इस बॉडी के असली ओनर के साथ क्या हुआ होगा। मेरे तो ऐसे जानी दुश्मन भी नहीं थे जो कि मुझे यानी कि मेरे सोल को किसी दूसरे के बॉडी में भेज दे। आखिर मेरे साथ ऐसा करने वाला कौन हो सकता है। लेकिन मेरे इस रूम को देखकर लगता है कि ये कोई अमीर घराने का ही लड़का है। दूसरी तरफ अगर मैं मेरे इस बॉडी को देखूं तो ये इतनी खराब हालत में क्यों है। मैं बस उम्मीद ही कर सकता हूँ कि मेरे असली बॉडी के साथ उन कमीनों ने कुछ भी बुरा ना किया हो जिसने कि मेरे सोल को इस बॉडी में भेजा है। उसी समय उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है और वो सोचता है लगता है कोई तो आ रहा है। क्या मुझे सोने का नाटक करना चाहिए या फिर मुझे उससे बात करनी चाहिए। इसी के साथ वो आदमी भी आ जाता है जो कि शायद से इसके दादाजी होते हैं। दादाजी उससे बोलते हैं बच्चे क्या तुम उठ गए हो। अलायंस लीडर यानी कि हुगोंग उसे देखकर सोचता है ये आदमी मुझे अलायंस लीडर कहने के बदले एक बच्चा बोल रहा है। इसका मतलब मेरे सोल एक्सचेंज के पीछे इसका हाथ नहीं है। इसे इस बारे में शायद से कुछ भी मालूम नहीं होगा। थोड़ी देर बाद जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे देखकर शौक हो जाता है और वो बोलता है ये तो हेवनली ग्रैंड आर्काइव का पैट्रियाच है और यही इस मानवा का रियल नेम भी होता है। इस पैट्रियाच का नाम बियोम जियोन है। इसी के साथ वो हमें हेवनली ग्रैंड आर्काइव के बारे में बताता है। हेवनली ग्रैंड आर्काइव जिसे जीनियसों का फैमिली भी कहा जाता है, ये सेंट्रल प्लेन्स के 3 ग्रेट फैमिलीज में से एक है। इन फैमिली के लोगों को पुरानी लिपियों और पुरानी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होता है और इस बियोम जियोन जो कि यहाँ का पैट्रियाच है इसका नॉलेज तो बहुत ज्यादा है। यानी कि ये बंदा अलग ही लेवल पर है। आजकल के जीनियस तो इसके सामने एक मजाक के बराबर हैं। मैं जब अपने रियल बॉडी में था तब इससे 4 या 5 साल पहले मिला था। ये अभी भी वैसे ही दिखता है जैसे कि मैंने इसे 4 या 5 साल पहले देखा था। इसका मतलब कि मैं अभी सेम ही टाइम पीरियड में हूँ। अलायंस लीडर यानी कि हुगोंग अभी जिस बॉडी में होता है इस बॉडी के असली ओनर का नाम बियोम हान होता है। तो अब से मैं इसे हान कहकर बुलाऊंगा। इसी के साथ उसके ग्रैंडफादर उसे बुलाते हुए कहते हैं बच्चे यहाँ आ जाओ, आज मैं तुम्हारी विश को पूरा कर दूंगा। हान कुछ समझ नहीं पाता और वो सोचता है क्या मेरा विश। मुझे ये तो नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन शायद से इस बुढ़े को ये लगता होगा कि मैं इसका पोता हूँ। इसी के साथ वो उसके साइड में जाकर बैठ जाता है। ग्रैंडफादर उसे एक पिल देते हुए बोलते हैं इसे खा लो। हान उस पिल को देखकर सोचता है क्या ये एक मेडिसिन है। मेरा ये बॉडी बहुत वीक हो चुका है, शायद से ये इसे ताकत देने के लिए है। लेकिन मुझे एक बात सता रही है, आखिर मुझे ये बुढ़ा इतना डरावना क्यों लग रहा है। इसने मुझसे कहा कि आज ये मेरी विश को पूरा कर देगा और मेरे इस बॉडी पर भी कई सारे जख्म के निशान है। इसे देखकर लगता है कि इस बॉडी के असली ओनर ने बहुत बार सुसाइड करने का ट्राई किया होगा। अगर मैं इन सारी चीजों को ध्यान से देखूं तो मुझे ये लगता है कि शायद से इस पिल में कोई पॉइजन हो सकता है जो कि मुझे मारने के लिए है। साथ ही वो सीरियस हो जाता है और ग्रैंडफादर से बोलता है क्या ये एक पॉइजन है। ग्रैंडफादर कुछ नहीं बोलता और चुप हो जाता है। हान तभी खांसते हुए सोचता है मैं तो अभी इसका ग्रैंडसन हूँ, तो मुझे शायद इससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मुझे इससे थोड़ा पोलाइटली पूछना चाहिए। तो ग्रैंडफादर मैं आपसे ये पूछ रहा था आप जो ये पिल लेकर आए हो क्या ये पॉइजन है। ग्रैंडफादर उसकी तरफ पिल करते हुए कहता है चलो इसे खा लो। हान अपने मन में सोचता है ये बुढ़ा तो मना ही नहीं कर रहा है कि ये पॉइजन है। साथ ही वो उससे कहता है ग्रैंडफादर मुझे इसे खाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना है। मुझे आपसे ये जानना है कि अभी का मूरिम अलायंस का लीडर कौन है। ग्रैंडफादर उससे कहता है तुम ये किस बारे में बोल रहे हो। हान अपने मन ही मन सोचता है मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि अभी के लिए अलायंस का लीडर कौन है और मेरे इस सोल एक्सचेंज के पीछे किसका हाथ है और मैं अभी सेम टाइम पीरियड में हूँ कि नहीं। और वो ग्रैंडफादर से बोलता है प्लीज मुझे बता दीजिए, मेरा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंडफादर उससे चिल्लाकर बोलता है बच्चे चुप हो जाओ, तुम हमेशा से ही खुद को मारने के बारे में सोचते रहते थे और मुझसे भीख मांगते थे कि मैं तुम्हें मार दूं। तो जबकि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ तो तुम मुरिम अलायंस के लीडर को बीच में क्यों लेके आ रहे हो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अभी शांति से मर जाओ। आखिर तुम अपने ग्रैंडफादर का और कितना इंसल्ट करना चाहते हो। चलो अब जल्दी से ये पिल खा के मर जाओ। हान अपने ग्रैंडफादर को गुस्से में देखकर सोचता है शायद से मैंने इसे ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया, मुझे इसे शांत करना होगा। और वो उससे कहता है मुझे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं कि मैंने पहले क्या किया, लेकिन अब मैं मरना नहीं चाहता तो इस बात को आप रहने दीजिए। चलिए अब किसी और बारे में बात करते हैं। और हान मन ही मन सोचता है मुझे मालूम नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है, मुझे चीजों के बारे में और भी पता लगाना होगा। आखिर इस बॉडी का ओनर मरना क्यों चाहता था और मेरे असली बॉडी के साथ क्या हुआ। ग्रैंडफादर को हान की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ झपट्टा मारते हुए बोलते तुम छोटे चूहे कहेंगे। हान उसे अपनी ओर आते देख सोचता है
मैं इसके हाथों में इस तरह से नहीं आ सकता। मुझे इससे बचने के लिए फिंगर गेल टेक्निक को यूज करना होगा। और वो अपनी दोनों फिंगर्स को आगे बढ़ाते हुए टेक्निक को यूज करता है, लेकिन उसका टेक्निक काम नहीं करता और वो सोचता है क्या मैं इसे यूज नहीं कर सकता, ये बॉडी इतना कचरा है कि मैं अपने टेक्निक को यूज भी नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन जब वो भागता है तो भाग भी नहीं पाता और उसके ग्रैंडफादर भी उसके पीछे आ जाता है। हान मन ही मन सोचता है, अरे यार ये बॉडी तो बहुत स्लो है। ग्रैंडफादर उसके पास पहुंचकर उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर बैठ जाता है। हान ग्रैंडफादर से बोलता है, आप बहुत भारी हो, जल्दी से उठ जाइए। लेकिन ग्रैंडफादर उसकी बातों को कहाँ सुनने वाला था। वो अपने पास से पॉइजन का पिल निकालते हैं और सीधे हान के मुंह को जबरदस्ती खोलकर उसमें घुसा देता है। साथ ही साथ वो उससे कहता है, जल्दी से इसे खाओ और मर जाओ। टेंशन मत लेना, तुम्हारे मरने के पीछे पीछे थोड़े समय बाद मैं भी आ जाऊंगा, क्योंकि मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ, जल्दी ही मैं भी मर जाऊंगा। पिल खाने के बाद हान अपने मन ही मन सोचता है, ये पिल मेरे मुंह में पिघल रहा है, मुझे जल्दी से इसे थूकना होगा। अगर ये मेरा रियल बॉडी होता तो पॉइजन तो मेरे लिए बस नाश्ते के जैसे होता, जिसका कि मेरे बॉडी पर कोई भी असर नहीं होता। लेकिन अभी मैं अपने रियल बॉडी में नहीं हूँ। इसी के साथ वो अपने हाथ को पीछे की ओर मोड़ करके अपने ग्रैंडफादर के गले में एक चोप मारता है, जिससे ग्रैंडफादर उसे छोड़ करके थोड़ा पीछे आ जाता है। और हान अपने मुंह से पॉइजन को थूकते हुए बोलता है, चलो लकीली मैंने इसे बाहर थूक तो दिया। लेकिन उस पॉइजन को उसके बॉडी पर असर हो चुका था, जिसके कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। साथ ही वो अपने मन में सोचता है, क्या मैं इसी तरह से मरने वाला हूँ। वही उसके ग्रैंडफादर भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बच्चे तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, तुम काफी समय से मरना चाहते थे, तो अभी शांति से मर जाओ। हान वही पड़े पड़े अपने मन ही मन सोचता है, बेवकूफ बुढ़े, मैं तुम्हारा कोई पोता नहीं, बल्कि मैं तो मुरिम अलायंस का लीडर हुगोंग हूँ। लेकिन उसकी बॉडी में पॉइजन के असर हो जाने के कारण वो इसे बोल नहीं पाता। ग्रैंडफादर भी वहाँ से जाते हुए कहता है, हालांकि मैंने तुम्हारी विश को पूरी करते हुए तुम्हें पॉइजन तो दे दिया, लेकिन मैं भी तुम्हें यहाँ पर इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता। हान उसे जाते देख मन ही मन सोचता है, अरे यार क्या मैं इसी तरह से किसी और की बॉडी में मरने वाला हूँ। यहाँ पर और भी कई सारे नॉर्मल शरीर हैं, लेकिन क्या मेरी आत्मा को भी इस बेकार सी बॉडी में ही आना था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस तरह से मरने वाला हूँ। मैंने तो अभी तक ये भी पता नहीं लगाया कि मेरे सोल एक्सचेंज के पीछे किसका हाथ था। नहीं, मैं इस तरह से तो इतने घटिया तरीके से नहीं मर सकता। और वो बुढ़ा भी मेरी मदद करने के बजाय मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से चला गया। मुझे एक बार तो कोशिश करना ही होगा। और वो अपनी बची खुची ताकत लगाकर उठता है और अपने ग्रैंडफादर को आवाज लगाते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर मैं सच में मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। ग्रैंडफादर हान को जीने के लिए इस तरह भीख मांगते हुए देख हैरान हो जाता है। इधर हान भी उसे अपनी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसके शरीर की बची खुची ताकत के खत्म हो जाने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ग्रैंडफादर इसे इस तरह जीने के लिए भीख मांगते देख जल्दी से डॉक्टर को आवाज लगाकर बुलाता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर मोरिम्स अलायंस में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अलायंस लीडर अपने बेड से उठता है, लेकिन इस वक्त इसके शरीर में किसी दूसरे का आत्मा है। अलायंस लीडर शौक होकर अपने आसपास देखता है। वो अपनी आसपास की चीजों को देखने के बाद एक लड़की को आवाज लगाता है, सोंगवा कहाँ पर हो तुम। सोंगवा ये इसकी मेड का नाम होता है, मतलब कि इसके रियल बॉडी की मेड, और उसे इसकी देखभाल करने के लिए रखा गया था। अलायंस लीडर जब सोंगवा को आवाज लगाता है तो उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और वो खुद से बात करते हुए कहता है, तो वो नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, बल्कि ये कहना अच्छा होगा कि वो यहाँ पर आ ही नहीं सकती। लगता है हमारी बॉडीज यानी कि हमारे सोल्स आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं। और वो अपने पास से खंजर निकालकर अपने गले में पॉइंट करते हुए कहता है, ये कोई सपना नहीं है, मैं अभी अपने विश को इस तरह से पूरा करने वाला हूँ। साथ ही वो उस खंजर को अपने गले में घुसाकर खुद की जान ले लेता है। दूसरी तरफ हमें कुछ देर बाद जेगल हाय का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक डिसाइपल भागते हुए आता है और उसे वो डिसाइपल घबराकर बताता है कि अलायंस लीडर अब मर चुके हैं। जेगल हाय इस न्यूज को सुनकर बहुत ज्यादा शौक रह जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हान के ग्रैंडफादर डॉक्टर से पूछते हैं, अभी हान कैसा है। डॉक्टर कहता है, चिंता की बात तो नहीं है, पर अभी भी हान के शरीर में अभी भी थोड़ा बहुत पॉइजन बचा हुआ है, लेकिन इससे उसकी जान को कोई भी खतरा नहीं है। हान के पूरी तरह से ठीक होने में 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं। इतने टाइम तक में इसके शरीर में जो भी बचा खुचा पॉइजन है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। लगता है हान को हेवेंस की तरफ से ब्लेसिंग मिला है, जबकि इसने ब्लड मशरूम के वेनम को कंज्यूम किया है, पर भी इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। हान डॉक्टर की बातों को सुनकर मन ही मन सोचता है, अरे यार लगता है मुझे ब्लड मशरूम का पॉइजन दिया गया था। जब इस मशरूम को ग्रिल किया जाता है तो इसका पॉइजन और भी हार्ड हो जाता है, साथ ही साथ इसका टेस्ट भी और ज्यादा बढ़िया हो जाता है। ये मशरूम बहुत रेयर है और इसे ढूंढना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसे स्नैक की तरह खाने में बहुत मजा आता था। मुझे यकीन नहीं होता कि जिस मशरूम को मैं खाया करता था उससे ही मरते मरते बचा। यहाँ तक कि मैंने इस बुढ़े से भी अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगा, जबकि पहले लोग मुझसे अपनी जान को छोड़ने के लिए भीख मांगा करते थे। इसी के साथ डॉक्टर ग्रैंडफादर से पूछता है, सर आपने कहा कि
यंग मास्टर ने आपसे अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगा, आपका इससे कहने से क्या मतलब है? ग्रैंडफादर कहते हैं, हाँ, इसने बिल्कुल ऐसा ही कहा था। जब मैंने भी ये बात सुना तो मुझे भी खुद पर यकीन नहीं हुआ। डॉक्टर कहता है, ये तो अच्छी बात है कि इसने अपनी जान बचाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन यंग मास्टर तो खुद को मारना चाहते थे, तो फिर आपसे अपनी जान को बचाने के लिए रिक्वेस्ट क्यों किया? ग्रैंडफादर बोलता है, पता नहीं, पर जब मैं इससे मिला तो ये बिल्कुल अलग ही इंसान लग रहा था। साथ ही इसे मैं याद नहीं था और ये मुझे अपने नाम से बुला रहा था और ये मुझसे बिल्कुल ही कैजुअल होकर बात कर रहा था। डॉक्टर ग्रैंडफादर की बात को सुनकर कहता है, क्या इसे आप याद नहीं थे? लगता है ब्लड मशरूम के पॉइजन की वजह से इसके ब्रेन अफेक्टेड हो गया है, जिस कारण से शायद इसे कुछ बातें याद नहीं होंगी। ब्लड मशरूम पॉइजन ये एक्सट्रीमली वेनमस पॉइजन है। अगर इसका छोटा सा ड्रॉप भी किसी के शरीर में चला जाता है तो इससे उसके बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचता है और कुछ केसेस में तो इंसान अपनी मेमोरीज को भी भूल जाता है। किसी इंसान से रूड होकर बात करना तो एक नॉर्मल सा सिम्टम है। डॉक्टर की बात को सुनकर ग्रैंडफादर मन ही मन सोचता है, डॉक्टर के मुताबिक ब्लड मशरूम वेनम के खाने के बाद ये सब असर होता है, लेकिन मेरे साथ जो भी हुआ वो इस ब्लड मशरूम पॉइजन के खाने से पहले हुआ था। शायद से इस बच्चे को अपने जीवन की अहमियत मालूम हो गई होगी, इसी वजह से इसने मुझसे अपने लाइफ को बचाने के लिए भीख मांगा। इसी के साथ डॉक्टर ग्रैंडफादर के सामने झुकते हुए कहता है, अभी तक जो भी चीजें हुई शायद से अब वो धीरे धीरे करके सुधर जाएंगी। ग्रैंडफादर कहता है, हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। देखते ही देखते हमारा एक दिन बीत जाता है और दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हान के दो भाई हान को देखने के लिए आए होते हैं, जिनमें से एक भाई ने पी रखी होती है, जिस कारण से वो वहीं पर गिर जाता है। दूसरा भाई उससे कहता है, ब्रदर, क्या मैं आपको सपोर्ट करूं? पहला भाई बोलता है, नहीं, मैं ठीक हूं, अभी मैंने पी के रखी है। इस बात से ज्यादा जरूरी ये बात है कि क्या ये बास्टर्ड हान अभी भी जिंदा है? दूसरा भाई बोलता है, हाँ, इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि ये अभी सो रहा है। पहला भाई उठकर खड़े हो जाता है और हान को देखते हुए कहता है, क्या ये अभी सो रहा है? ओह, तो ये अभी सो भी सकता है। इससे देखकर ऐसा लगता है जैसा कि ये हमसे भी ज्यादा जीवन जीने वाला है। दूसरा भाई कहता है, जबकि बिग ब्रदर ने ग्रैंडफादर से अपनी जान को बचाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो शायद से बिग ब्रदर ने अपने माइंड को चेंज कर लिया होगा। पहला भाई दूसरे भाई का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारा सिर्फ एक ही बड़ा भाई है और वो मैं हूँ, तुम्हें इसे बिग ब्रदर बोलने का कोई भी जरूरत नहीं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाते हुए कहते हैं, अगर मैं थोड़ी देर यहाँ पर और रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। दूसरा भाई भी ठीक है बोलकर उसके पीछे पीछे चल देता है। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर ग्रैंडफादर आता है और उसे देखता है। फिर डॉक्टर आके उसका चेकअप करता है। इसी तरह से वहाँ पर देखते ही देखते शाम हो जाती है। हान अपने मन ही मन सोचता है, लगता है अब कोई भी नहीं आने वाला। यहाँ पर इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा यानी कि मैं बहुत ही मुश्किल से अपने मौत से बचा, लेकिन मुझे देखने के लिए ज्यादा लोग नहीं आए। लेकिन शुक्र इस बात का है कि मुझे इस बॉडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया। अभी मैं जिस बॉडी में हूँ, इस बॉडी के असली ओनर का नाम बियोम हान है और ये इस हेवनली ग्रैंड आर्काइव का पहला यंग मास्टर है। मतलब कि ये सबसे बड़ा यंग मास्टर है, लेकिन पता नहीं क्यों इसे हमेशा मरने की चुल मची रहती है। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि इसके दो भाई हैं और वो दोनों आखिरी भाई थे जो कि इसे देखने के लिए आए थे। और इस बॉडी के पेरेंट्स शायद से इस दुनिया में अब और नहीं रहे हैं। शायद से इसके पेरेंट्स का डेथ हो चुका होगा। अगर इसके पेरेंट्स जिंदा होते तो शायद से अपने बेटे को देखने के लिए जरूर आते। या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी मैं जिस बॉडी में हूँ ये अपने पेरेंट्स के कारण मरना चाहता होगा। कोई भी फैमिली जहाँ पर कि बियोम हान जैसा कोई लड़का हो जो कि हमेशा ही मरना चाहता हो, वो उस फैमिली की खुशियाँ पूरी तरह से छीन लेता है। इसका ग्रैंडफादर जो कि इस फैमिली का पैट्रियार्च है, वो अपने ही ग्रैंडसन को मारना चाहता है। और वो दोनों लड़के जो कि इसे देखने के लिए आए थे, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इस फैमिली के लोग नॉर्मल तो नहीं है। शायद से हेवनली ग्रैंड आर्काइव फैमिली जल्दी ही गिरने वाला है। अभी फिलहाल मुझे इस फैमिली की सिचुएशन को समझने के बदले ये सोचना चाहिए कि आखिर मेरा सोल इस बॉडी में एंटर कैसे हुआ। स्वॉर्डसैंड ने उस वक्त मरने के समय जो बातें कही मैं उसे अनसुना कर देता, लेकिन उसने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा था वो चीजें सच हो रही है। उसने कहा था कि मैंने डार्कनेस में देखा तुम सब कुछ खो दोगे, यहाँ तक कि मैंने तो अपना चर्बी भी खो दिया। तो सबसे पहले मुझे इस हान के बॉडी को रिकवर कराना होगा, जिससे कि मैं अपने मन मुताबिक जहाँ चाहे वहाँ जा सकूं। इसके बाद मैं ये पता लगाऊंगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा किसने किया। सबसे पहले तो मैं ये पता लगाऊंगा कि मेरे असली बॉडी के साथ क्या हुआ और इन सब के पीछे का शख्स कौन है। चलो छोड़ो अभी के लिए इन बातों को। सबसे पहले तो मुझे कुछ खाना होगा। मैं कब से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया बहुत टाइम से। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर दूसरे दिन का दिखाया जाता है। हान अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है, तभी उसके सामने अचानक से एक लड़की आ जाती है। हान को अपनी आंखें खोलता देख वो लड़की जल्दी से पीछे हो जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर, आपके गालों में कुछ लगा हुआ था, मैं तो बस उसे हटा रही थी। हान उस लड़की जो कि उसकी केयर टेकर भी होती है वो उससे कहता है, तुम मेरे चेहरे के बहुत करीब थी, कहीं तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करना चाहती थी ना। और वो अपने मन ही मन सोचता है, ये तो हैरान करने वाली बात है, ये लड़की मेरे रूम में थी, यहाँ तक कि मेरे चेहरे के पास ही थी, फिर भी मैं इसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। जब मैं अपने रियल बॉडी में था तो अपने 50 मीटर के दायरे में जो भी कीड़ा या कुछ भी आ जाता उनके पैरों तक का गिनती कर लेता था। इसके बाद हान उस लड़की से कहता है,
तो तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की आगे से कहती है, सर क्या आपके सर में चोट लगा है? क्या आपको सच में कुछ भी याद नहीं है जैसा कि डॉक्टर ने कहा था? यंग मास्टर, मेरा नाम सोंगवा है और मैं यहाँ की मेड हूँ। हान सोंगवा को देख मन ही मन सोचता है, इसका फिजिक पूरी तरह से बैलेंस है और इसकी आंखें भी बहुत प्रीटी है। क्या इस लड़की को मार्शल आर्ट्स आते होंगे? इसी के साथ हान सोंगवा से कहता है, लगता है मेरे सिर में चोट लगी है जिस कारण से मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो सोंगवा प्लीज मुझे खाने के लिए कुछ बना दो। सोंगवा, मैं तुमसे बात करते करते खाना खाना चाहता हूँ और साथ ही साथ अपने मेमोरी को भी रिकवर कर लूंगा। सोंगवा तभी अचानक से गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हान को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है, तुम क्या बोल रही हो? सोंगवा कहती है, लेकिन क्यों? तुम खाना खाना क्यों चाहती हो और अपने स्ट्रेंथ को दोबारा से रिकवर करना क्यों चाहते हो? क्या तुम फिर से अपने स्ट्रेंथ को रिकवर करके खुद को मारने का कोशिश करोगे? तुम अपने स्ट्रेंथ को दोबारा से गेन करके खुद को मार दोगे। तुम्हें अभी इतना थका हुआ इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम खुद को सुसाइड कर सको। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? बोलो बोलो, सही कहा ना? हान सोंगवा को देख मन ही मन सोचता है, अरे यार यहाँ की मेड भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ का पैट्रियार्च और दूसरे यंग मास्टर्स, उन सबको देखने पर भी ऐसा नहीं लगता कि वो लोग नॉर्मल होंगे। दूसरी ओर सोंगवा हान से चिल्लाते हुए कहती है, हम सारे के सारे लोग तुम्हारी वजह से बहुत थक चुके हैं। क्या इतना काफी नहीं है कि तुम चाहते हो कि हम लोग भी तुम्हारे साथ मर जाएं? तो प्लीज आप इस बार अपने स्ट्रेंथ को गेन करके दोबारा से सुसाइड करने का कोशिश मत करिएगा। तो प्लीज आप अपने गोल को अचीव करने का कोशिश करो और साथ ही साथ अपने जिंदगी के पूरी तरह से मजे उठाइए। हान को सोंगवा की बातें सुनकर बड़ा ही अजीब लगता है। तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी अपने गोल को अचीव करना चाहिए, तो मैं स्टार्टिंग अपने खाने से करना चाहता हूँ। सोंगवा कहते हैं, लेकिन मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं होता। हान कहता है, ठीक है तो फिर मैं भूखा रहूंगा। हान की बातें सुनकर सोंगवा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते, क्या आप खाना नहीं खाओगे? आपको खाना चाहिए। आखिर तुम इस तरह से भूखे कैसे रह सकते हो? हान सोंगवा को देख अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, ये लड़की कितनी पागल है, जब मैं खाने को बोलता हूँ तो भी गुस्सा होती है और मैं ना खाने को बोलूं तो भी गुस्सा हो रही है। इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है जैसा कि इसने हान को कई बार सुसाइड करने का कोशिश करते हुए देखा है और इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इसे मार्शल आर्ट भी आता होगा। शायद से इसे हान को सुसाइड करने से रोकने के लिए ही रखा होगा। इस लड़की से बेकार की बातें करने से अच्छा तो मैं इसे डायरेक्ट पॉइंट की बातें पूछ लेता हूँ। इसके बाद वो सोंगवा को आवाज लगाते हुए कहता है, सोंगवा मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अभी का करंट मुरिम अलायंस लीडर कौन है? सोंगवा हान का सवाल सुनकर गुस्से में उससे पूछती है, तुम आखिर क्यों जानना चाहते हो? तुम्हें कब से मुरिम अलायंस लीडर में इतना दिलचस्पी हो गया? हान सोंगवा की बातें सुनकर मन ही मन सोचता है, इसकी जबान कितनी तीखी है। इसी के साथ वो सोंगवा को मक्खन मारते हुए कहता है, चलो अब बता भी दो अपने इस सुंदर होठों से। सोंगवा उसके जाल में फंस जाती है और उससे बताती है, ओ तुम अभी के अलायंस के लीडर के बारे में जानना चाहते हो? बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं तुम्हें ये तो बता ही सकती हूँ, अभी का अलायंस का लीडर एक पिग है और वो पिग बहुत ज्यादा मोटा है। हान को सोंगवा की बातें सुनकर सदमा लग जाता है कि कोई उतने पावरफुल इंसान को एक सुअर बुला रहा है। सोंगवा अपनी बात कंप्लीट करते हुए आगे बोलती है, मैंने लोगों से ये सुना है कि उसके गालों में बहुत ज्यादा चर्बी है और उसकी आंखें भी छोटी छोटी हैं और उसकी आंखें देखने में ऐसी लगती है जैसे कि उसने अपनी आंखें बंद करके रखी है। इतना मोटा और भद्दा होने के बावजूद वो लोगों को ये बताते फिरता है कि वो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है और उसके बारे में एक रूमर ये भी फैल रहा है कि उसने शॉर्ट सैंड को अपने उस मोटे भद्दे शरीर के साथ ही हरा दिया लगभग से 6 महीने पहले। आखिर उस जैसा कोई दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी कैसे हो सकता है जो कि हर समय खाने के बारे में ही सोचते रहता है? मुझे तो लगता है उसे कोई भी मार्शल आर्ट नहीं आते होंगे, जरूर से उसे पॉलिटिक्स खेलकर ही लीडर का पोजीशन मिला है। और उस अलायंस लीडर का नाम सोंगवा के नाम बताने से पहले हान उसे बीच में रोकते हुए कहता है, बस बस बहुत हो गया। इधर हम हान को देखते हैं जो कि अपनी बुराई सुनकर सदमे में चला गया था और अपने मन ही मन सोचता है, अरे यार क्या लोग बाहर मेरे बारे में इसी तरह से बात करते हैं। फिर वो सोंगवा से कहता है, तुम किसी के बारे में पीठ पीछे उसकी बुराई कैसे कर सकते हो? सोंगवा कहती है, लेकिन मैंने सच ही तो कहा, वो बहुत मोटा है। मैंने तो लोगों से ये भी सुना है कि उसका पेट बहुत बड़ा है। हान कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसका प्रेजेंस ही कमाल का है। सोंगवा कहते हैं, मैं नहीं मानती। हान तभी एकदम से चिल्लाकर बोलता है, मैंने कहा ना वो कमाल का है। फिर वो अपना यानी कि अलायंस लीडर का तारीफ करते हुए कहता है, अलायंस लीडर बहुत ही अमेजिंग पर्सन है। उसने जियांगहू में शांति को बनाए रखने के लिए अपना बेस्ट दिया। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि वो कितना अमेजिंग इंसान है। हान का इतना बोलते बोलते ही हालत खराब हो जाता है और वो खांसने लगता है। सोंगवा उससे कहती है, सर आप ठीक तो हो ना? हान अभी भी अपना तारीफ करते हुए आगे कहता है, तुम्हें यह नहीं पता कि मोटे व्यक्ति कितने चार्मिंग और खूबसूरत दिखते हैं। हान की बातें सुनकर सोंगवा कहते हैं, क्या मोटे आदमी खूबसूरत लगते हैं? हान कहता है, ऑफकोर्स खूबसूरत लगते हैं, मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ। इसके बाद सोंगवा अपना मुंह फेरते हुए कहते हैं, हाँ मैं भी आपको उसके जैसा बनते हुए देखना चाहती हूँ। और वो वहाँ से भागते हुए कहते हैं, ठीक है तो मैं अभी आपके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। सोंगवा को बाय करते हुए हान सोचता है, जैसा कि इसने मुझे अलायंस लीडर के बारे में बताया तो
इसका मतलब कि मैं अभी सेम ही टाइमलाइन में हूँ। इसका मतलब कि हान और मेरा सोल जस्ट आपस में एक्सचेंज हो गया है। मतलब कि इस हान का सोल अभी मेरे शरीर में होगा जो कि एलांस में है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ। इसी के साथ देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं। अब हान अपने बेड से उठकर इधर उधर चलने फिरने भी लगा था और वो डॉक्टर के द्वारा दी गई सारी दवाइयों को कंज्यूम करता। अब उसके शरीर के ज्यादातर चोट और उसकी पेन ठीक हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हान का ग्रैंडफादर डॉक्टर से कहता है, कितनी अजीब बात है ना कि हान अब पहले से बदल चुका है। डॉक्टर कहता है, नहीं, आप हान को लेकर ज्यादा ही चिंतित हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। अभी हान जिस तरह से अपने दवाइयों और खाने को टाइम पर खाता है, इसके लिए ब्लड मशरूम का पॉइजन एक ब्लेसिंग की तरह है, क्योंकि इसी पॉइजन के कारण है इसने अपनी सारी पुरानी यादें जो कि बहुत ही तकलीफों से गुजरी थी उन्हें खो दिया। अब ये अपनी बेहतर जिंदगी गुजार सकता है। ग्रैंडफादर कहता है, लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं इसे अपनी पुरानी यादें वापस ना आ जाए, नहीं तो फिर से ये पहले जैसा ही सुसाइड करने का कोशिश करने लग जाएगा। लेकिन मैं बस ये उम्मीद ही कर सकता हूँ कि चीजें पहले से बेहतर गुजरे। दूसरी तरफ अगर हम अलायंस के लीडर के बारे में बात करें तो किसे ही पता था कि वो सुसाइड कर लेगा। अलायंस लीडर के सुसाइड करने के बाद सुनकर हान रिएक्ट करने लगता है। डॉक्टर हान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि अलायंस लीडर ने अपनी जान खुद ले ली। मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी का भी कुछ अपना टेंशन होगा जिस वजह से उसे ऐसा फैसला करना पड़ा। इधर हान अलायंस लीडर की मौत की बात सुनकर गुस्से में दांत पीसने लगता है। ग्रैंडफादर हान को इतने गुस्से में दांत पीसते देख उसे चेक करते हुए कहता है, लगता है ये कोई बुरा सपना देख रहा है। हान अपने मन ही मन सोचता है, तो इसका ये मतलब है कि मैं अभी पूरी तरह से इस बियोम हान के शरीर में अटक चुका हूँ। ग्रैंडफादर हान के हाथ को पकड़कर कहता है, सब ठीक है, तुम बस एक बुरा सपना देख रहे हो, अब शांत हो जाओ मेरे बच्चे। इधर हान अपने मन ही मन सोचता है, लगता है मेरे इस सोल एक्सचेंज के पीछे इस बियोम हान का ही हाथ था। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने बेड से उठकर कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा कमीने कहीं के, तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी मेरे बॉडी के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। ग्रैंडफादर और डॉक्टर हान को इतने गुस्से में देख शौक रह जाते हैं। इधर हान असली वाले हान को गाली देते हुए कहता है, तुम सच में इंसानी हो ना, तुम्हारे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। मेरे बॉडी के साथ ऐसा करने से पहले कम से कम तुम मुझसे डिस्कस तो कर लेते। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें मार के ही मरूंगा। और वो वही ज्यादा बोलने की वजह से खांसते हुए बेहोश हो जाता है। ग्रैंडफादर हान को इतना गुस्से में देख डॉक्टर से कहता है, तुमने सुना, उसने इस बार ये नहीं कहा कि वो मरना चाहता है। मेरा बच्चा इसलिए जीना नहीं चाहता क्योंकि वो मरना चाहता है, वो हमेशा से ही मरना चाहता था। डॉक्टर ग्रैंडफादर की बात को कंप्लीट करते हुए आगे कहता है, लेकिन इस बार वो खुद मरना नहीं बल्कि दूसरे को मारने के लिए जिंदा रहना चाहता है। ये कितनी खुशी की बात है कि वो दूसरे को मारना चाहता है। ये जानने के बाद कि हान इस बार खुद की जान नहीं बल्कि दूसरे की जान लेना चाहता है, दोनों रोने लगते हैं। और ये इनके दुख के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू है। इन दोनों को ऐसा लगने लगता है कि हान ने अभी इस वक्त जो भी बातें कही उससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान सदमे में चला गया होता है क्योंकि उसका रियल बॉडी अब मर चुका है। साथ ही साथ वो पागलों की तरह हंस भी रहा होता है। हान अपने मन में सोचता है, लगता है अब मैं अपने असली बॉडी में कभी नहीं जा सकता, लेकिन मैं इस तरह से हार तो नहीं मान सकता। फिर वो उठ करके बैठ जाता है और सोंगवा से बोलता है, सोंगवा चलो ट्रेन करते हैं। सोंगवा हान की बात सुनकर हैरान हो जाती क्योंकि वो बंदा जो कि हर समय मरने के बारे में ही सोचता रहता है वो आज ट्रेन करने का बात कर रहा है। सोंगवा ने अभी जो भी सुना उसे उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता। वही कमरे के बाहर कुछ स्पाई हान पर नजर रखे हुए थे। इन्हें हान के ग्रैंडफादर ने हान पर नजर रखने के लिए रखा होता है। जब ये स्पाई ग्रैंडफादर को ये बताते हैं कि हान अभी ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा है, ग्रैंडफादर इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, क्या तुमने अभी क्या कहा। हान अभी ट्रेनिंग के लिए गया है और वो पुशअप मार रहा है। स्पाई बोलता है, हाँ ये बात बिल्कुल सच है। फर्स्ट यंग मास्टर अभी अपने फिजिकल ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। पहले पहले तो पुशअप मारने के टाइम उसके हाथ भी कांपते थे, लेकिन अब वो इम्प्रूव कर चुका है। अभी वो एक बार में 7 पुशअप मार सकता है। अगर वो ऐसे ही मेहनत करते रहे तो और भी वो इम्प्रूव कर लेगा। ग्रैंडफादर स्पाई से कहता है, लेकिन तुम मुझे अभी ये सब रिपोर्ट क्यों कर रहे हो। स्पाई कहता है, माफ कीजिएगा पर हमें लगा था कि वो बस कुछ पुशअप्स मारने के बाद ही रुक जाएगा, लेकिन वो इसके अलावा भी कई तरह के अलग अलग ट्रेनिंग करता है। वो कभी सिटअप्स मारता है तो कभी हॉर्स स्टैंड्स करता है। हान यही नहीं रुकता बल्कि और भी कई तरह के मुश्किल ट्रेनिंग करता है। ग्रैंडफादर स्पाई की बात सुनकर अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरा ग्रैंडसन का बॉडी कंडीशन अब पहले से ठीक है, लेकिन अगर वो बस ब्रीथिंग का भी एक्सरसाइज कर लेगा तो यही उसके लिए काफी होगा। स्पाई कहता है, मुझे आपको कुछ और भी रिपोर्ट करना है। अभी हान और भी ज्यादा खाने लग गया है और अभी तो वो कुछ दिनों से एक बकेट से भी ज्यादा पानी पी लेता है। ग्रैंडफादर स्पाई की बात सुनकर शौक हो जाता है और कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। हान ने 1 साल पहले भी ऐसे ही अपने अंदर चेंजेस को दिखाया था। वो खाने को भी अच्छे से खाता और सबसे बात भी करता, साथ ही साथ वो अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भी रखता था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपना न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला है। सभी लोग उसको ऐसे देखकर हैप्पी थे। और जब उसका गार्ड डाउन हुआ तब वो अपने आप को रस्सी से लटका
लिया, लेकिन भाग्य से उसके मरने से पहले ही उसे बचा लिया गया। लेकिन मैं उस वक्त ये बात नहीं भूल सकता कि वो उस टाइम पे पागलों की तरह हंस रहा था। अभी इस वक्त जो भी हान कर रहा है मुझे पहले की जैसा वो सिमिलर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हान अपने आप को थोड़ा बहुत स्ट्रांग बना करके एक बार में अपनी जान लेना चाहता है। स्पाई बोलता है फिर तो हमें उसे ट्रेनिंग करने से रोकना चाहिए। ग्रैंडफादर अपने मन में सोचता है लेकिन क्यों तो मुझे उस पर भरोसा करने का मन कर रहा है कि वो इस बार ऐसा नहीं करेगा। उस वक्त जब मैंने उसे पॉइजन दिया था उसे मारने के लिए, तब उसने मुझसे अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगा। मुझे ये तो नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं उसके रिकवरी को इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि मुझे डर है कि वो कहीं मर ना जाए। इसके बाद वो स्पाई से कहता है मैं उससे खुद ही बात कर लूंगा, उसे मेरे पास भेजो। स्पाई ठीक है बोलकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हान ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाता है। ग्रैंडफादर हान से पूछता है तुम्हारी मेमोरी अब कैसा है, क्या तुम्हें अभी पुरानी बातें याद आ रही है? हान कहता है नहीं, अभी भी मुझे कुछ भी याद नहीं आया, अभी भी मेरे मेमोरी को रिकवर करने में कोई भी प्रोग्रेस नहीं आया। लेकिन ग्रैंडफादर आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ग्रैंडफादर तभी हान से कहता है क्या तुम अपने दोनों पैरों को फैला करके अभी भी ट्रेनिंग करने का कोशिश कर रहे हो? हान कहता है हाँ, मैं कोई भी समय बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए मैं अभी भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ग्रैंडफादर हान की तरफ देखते हुए सोचता है ये लड़का हान अभी अपने दोनों पैरों को इतना ज्यादा फैला पा रहा है, पहले तो वो ऐसा भी नहीं कर सकता था। इधर हान अपने मन ही मन सोचता है मेरा बॉडी अभी बहुत कमजोर है और भला इस तरह से मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा। ग्रैंडफादर हान की तरफ देखते हुए सोचता है वो अपने दोनों पैरों को स्प्लिट नहीं कर रहा, बल्कि अपने शोल्डर के लेंथ के हिसाब से अपने दोनों पैरों को फैलाए हुआ है और वो अपना बेस्ट दे रहा है। ग्रैंडफादर हान से पूछता है तो अब तुमने क्या करने का सोचा है? हान कहता है अभी तो मैंने बस अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करने का सोचा है, पहले तो मैं अपने बॉडी को ट्रेन करूंगा। और वो पुशअप लगाते हुए बोलता है लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे नहीं पता और मेरे करने को भी बहुत सारी चीजें हैं। ग्रैंडफादर कहता है क्या बहुत सारी चीजें करने के लिए है? और वो अपने मन में सोचने लगता है शायद से ये अपने आप को मारने के बारे में बोल रहा है। तभी हान ग्रैंडफादर से कहता है मुझे पता है कि लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते। और वो पुशअप मारने के बाद उठ करके बैठता है और फिर एक ऊपर की तरफ जंप मारता है। हान अब स्क्वाट करने भी लग गया था। ग्रैंडफादर हान को देखकर सोचता है पहले तो ये पुशअप लगा रहा था, फिर अभी स्क्वाट करने भी लग गया है और मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ऊपर जंप कर रहा है, लेकिन ये मेरे सामने ऐसा क्यों कर रहा है? इसे अपना ट्रेनिंग तो अकेले में ही करना चाहिए। शायद से ये मुझे दिखाना चाहता होगा कि अब ये पहले से बदल चुका है। हान स्क्वाट लगाते हुए ग्रैंडफादर से कहता है मुझे आपसे कुछ कहना है। ग्रैंडफादर कहता है हाँ कहो। हान कहता है बियोम हान अब मर चुका है। ग्रैंडफादर ये बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। ग्रैंडफादर हान से कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तभी हान अपनी बात पूरा करते हुए आगे बोलता है जैसा कि मैंने कहा तुम्हारी फैमिली यानी कि ग्रैंड आर्काइव फैमिली का यंग मास्टर अब मर चुका है, जबकि वो पहले ही मर चुका है, तो तुम्हें उसके मरने की चिंता अब नहीं करनी चाहिए। ग्रैंडफादर को उसकी बातों की समझ आ जाती है और वो उससे कहता है तो तुम कौन हो? हान बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है मैं हूँ दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी। ग्रैंडफादर हान की तरफ देखकर सोचता है क्या ये लड़का पागल हो गया है? इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर दूसरे घर में जाता है जहाँ पर हान के दोनों भाई बैठ करके पी रहे होते हैं। सेकंड यंग मास्टर शराब पीते हुए बोलता है मैं ये बस आखिरी कप पीऊंगा। थर्ड यंग मास्टर उसके कप में वाइन को भरते हुए बोलता है अभी हमने बहुत ज्यादा पी ली है, हमें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। इसका नाम बियोम बुमोंग होता है। सेकंड यंग मास्टर जिसका नाम बियोम यून होता है वो थर्ड यंग मास्टर से बोलता है तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, हमें शराब को आराम से स्वाद लेकर पीना चाहिए, चलो अब बस तुम मेरे लिए मेरे कप को भरो। लेकिन बूमंग मैं तुमसे कुछ जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। बूमंग बोलता है क्या? यून उससे कहता है तुम आजकल सुबह सुबह कहीं चले जाते हो। बूमंग यानी कि थर्ड यंग मास्टर कहता है मैं कुछ समझा नहीं। यून बूमंग से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस कमीने ने अपनी मेमोरी को सच में खोया है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा फर्स्ट ब्रदर हान अपने बॉडी को बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है? क्या तुम्हें वो बात याद नहीं जब उसने खुद को फांसी में लटकाया था, तब वो कैसे पागलों की तरह हंस रहा था? वो अभी वह सबको बेवकूफ बना रहा है। बूमंग कहता है लेकिन इस बार मुझे पूरी तरह से होप दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि ग्रैंडफादर ने भी कहा था इस बार कुछ अलग होने वाला है, हमारे पापा के खातिर हमारे भाई के बारे में ऐसा बात मत करो। यून कहता है लगता है तुम उसके ज्यादा ही परवाह कर रहे हो। बूमंग कहता है नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो जाए। तभी यून सीरियस होकर कहता है बूमंग मेरी बात को ध्यान से सुनो, उस वक्त जब वो डीमन बना था उसके बात से ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर हेवन भी मुझसे ये बात कहता है कि अब हान बदल चुका है, तब भी मैं इसकी बातों पर भरोसा नहीं करूंगा। क्या तुम उस बात को भूल रहे हो जब हान के कारण हमने अपने ग्रैंडफादर को लगभग से खो ही दिया था? हान की मौत के बाद ही हम सब शांति से रह पाएंगे। बूमंग यून की बात सुनकर सैड हो जाता है। यून वहाँ से उठते हुए बूमंग से कहता है चलो अब दुखी मत हो, अभी ये जगह थोड़ा ग्लूमी हो गया है, चलो अब यहाँ से जाते हैं, कोई दूसरी अच्छी जगह में बैठकर बातें करते हैं। तभी बूमंग रोते हुए यून का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है हमारा
तुम्हारा बड़ा भाई भले ही एक्टिंग कर रहा हो पर भी तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं जब भी उसके साथ रहता हूँ मुझे बहुत हैप्पी फील होता है। यून बुमोंग की ऐसी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वहीं से एक कप उठाते हुए दीवार में फेंक कर बोलता है, चुप हो जाओ। तुमने कहा कि तुम्हें उसके साथ बैठकर अच्छा लगता है और तुमने उसे बड़ा भाई भी कहा। मैंने तुम्हें कहा था अगर तुमने उसे दोबारा से बड़ा भाई कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उन्हें झगड़ा करते हुए आसपास के सारे लोग भी उन्हें ही देखने लगते हैं। वहीं पर एक बड़ा सा बंदा जो कि वही बैठकर पी रहा होता है, वो यून को पीछे से पकड़ते हुए बोलता है, ओए यंग मैन। यून गुस्से में पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्या है? बड़ा आदमी पीछे से उससे कहता है, तुम्हें शांति से बैठकर पीना चाहिए, ना कि इस तरह से यहाँ पर शोर मचाना चाहिए। और वो यून को एक पंच मारने लगा होता है। इसी के साथ उसका पंच वही ग्राउंड में जाके लगता है। उसके पंच के कारण ग्राउंड में भी क्रैक आ जाते हैं, लेकिन यून उसके पंच से बच जाता है और वही ऊपर से उसे कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं पिया हुआ हूँ इस कारण से तुम्हारे इस पंच को भी डॉज नहीं कर सकूंगा? इसके बाद वो वही ऊपर से जंप करके WWE के स्टाइल में कोहनी से उसके गर्दन में मारते हुए कहता है, तुम्हें हमारे कन्वर्सेशन के बीच में नहीं आना चाहिए था, अब दफा हो जाओ। इसी के साथ वो उसे एक ही बार में पीट करके बेहोश कर देता है। यून उस आदमी से कहता है, तुम इतने कमजोर हो फिर भी मुझसे फाइट करने का हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? बुमोंग यून को देखकर उससे कहता है, आखिर तुम इस तरह से कब तक भागने वाले हो? यून बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? बुमोंग अपनी बात पूरा करते हुए आगे कहता है, लगता है तुम हमारे बड़े भाई से डर गए हो। प्लीज अब टफ बनने का एक्टिंग मत करो। मुझे पता है कि तुम डर गए हो और उससे बात करने का हिम्मत भी तुम्हारा नहीं होता। इसी के साथ यून एकदम से बुमोंग का कॉलर पकड़ लेता है और उसे पंच मारते हुए कहता है, तुम ब्रैड कहीं के तुम्हारे ऐसे कहने का हिम्मत कैसे हुआ? तुमने कहा कि मैं उससे डर गया। मैं उस तरह से डरपोक कमीने से भला क्यों डरूंगा? तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और उसे धक्का देकर पीछे गिरा देता है। इसके बाद वो वहां से गुस्से में जाते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं उससे डरता हूँ कि नहीं। मैं उसके ऊपर से उसके इस दिखावे के मास्क को उतार दूंगा। वही दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि पुशअप मार रहा होता है। वो अब और भी इम्प्रूव हो चुका था। वो एक बार में 25 पुशअप्स मार सकता था। सोंगवा वही पास ही खड़े होकर उसे चेयर करते हुए कहती है, बहुत बढ़िया, आपने इस बार बिना रेस्ट किए 25 पुशअप्स लगा लिए हैं। इसके बाद हान सिटअप करते हुए कहता है, पहले तो मुझे चलने फिरने में भी दिक्कत होता था लेकिन अब मैं पहले से बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका हूँ। इसी के साथ वो बिना रेस्ट किए 20 सिटअप्स लगा लेता है। सिटअप कंप्लीट करने के बाद फिर वो स्क्वाट लगाने लगता है। अब उसे मूवमेंट करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती थी। फिर वो हॉर्स स्टैंड में खड़े हो जाता है। तभी सोंगवा वही पास से एक लकड़ी का डंडा उठाते हुए कहती है, चलो अभी ट्रेनिंग को थोड़ा और भी हार्ड बना देते हैं। ठीक है तो अब मैं शुरू करती हूँ। इसी के साथ वो अपने लकड़ी के डंडे से हान की तरफ एक अटैक करती है। हान जंप करके उस लकड़ी को डॉज कर लेता है। सोंगवा बार बार अपने उस लकड़ी के डंडे को हान की तरफ घुमाती है और हान बार बार उसके उस डंडे को जम करके डॉज करता है। सोंगवा हान से कहते, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो वापस से इसी ट्रेनिंग के 2 सेट और करते हैं। हान ट्रेनिंग करते करते बहुत थक जाता है और वो हांफते हुए कहता है, नहीं बस इतना काफी है। सोंगवा को लगता है जैसे कि हान उसके बारे में चिंता कर रहा है, इसलिए उसने और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने से मना कर दिया। सोंगवा फिर हान से कहती है, मास्टर आपको मेरे बारे में चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं। मैं इस लकड़ी के डंडे को घुमाते घुमाते नहीं थकने वाली। मुझे इस डंडे को घुमाते घुमाते बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो इसे पूरी रात भी कर सकती हूँ। हान थोड़ा परेशान होते हुए सोचता है, अरे पागल लड़की, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा था। लगता है ये लड़की मुझे मारना चाहती है। इसके बाद थोड़ी देर वो दोनों और ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद हान बहुत ज्यादा थक जाता है और वहीं पे लेटकर हाँफते हुए कहता है, मैं बहुत थक चुका हूँ, शायद से अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुकने वाला। इसी के साथ वो दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए उठने लगता है। सोंगवा हान को उठते देख उससे कहती है, ओह लगता है तुम अपने हाथों के बल खड़े होना चाहते हो, रुको मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। और वो हान के पैरों को ऊपर से सपोर्ट करने लगती है। हान तभी सोंगवा से कहता है, जरा रुको, लगता है कोई आ रहा है। सोंगवा कहती है, लगता है आप थक चुके हो इसलिए आप आराम करना चाहते हो। हान कहता है, नहीं, यहाँ पर सच में कोई आ रहा है, चलो अभी थोड़ी देर के लिए मुझे सीधा कर दो। सेकंड ब्रदर यून उनके पास आते हुए कहता है, अरे मैंने ये क्या देख लिया, लगता है एक मर्द और एक औरत आधी रात में कुछ गलत कर रहे हैं। हान उसकी ओर देखकर सोचता है, लगता है ये मेरा छोटा भाई यून है, इसके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता जो कि हेवनली ग्रैंड आर्काइव के यंग मास्टर के साथ इस तरह बातचीत करे। इसी के साथ यून हान से कहता है, तो मेरे प्यारे भाई, लगता है तुम अब हैंडस्टैंड भी करने लग गए हो। हान यून को देखते हुए सोचता है, अच्छा हुआ कि ये बंदा भी यहाँ पर है। ये बंदा मुझसे बहुत ही रूड तरीके से बात करता है, लगता है मुझे इसे कुछ लेसन सिखाना चाहिए। पीछे से सोंगवा हान से कहती है, आपको ये बंदा याद तो है ना, ये हेवनली ग्रैंड आर्काइव का सेकंड यंग मास्टर है। हान ने पहले भी इसका अंदाजा लगाया था लेकिन वो पूरी तरह से श्योर नहीं था कि ये हेवनली ग्रैंड आर्काइव का सेकंड यंग मास्टर ही है। इसके बाद हान सोंगवा से कहता है, फिर ये इतना बेवड़ा क्यों है और ये मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रहा है? सोंगवा हान से कहते हैं, सर जरा धीरे बोलिए, वो आपकी बात सुन लेगा। यून हान की बातों को सुन लेता है और वो उससे कहता है,
क्या बेवड़ा? तुमने मुझे बेवड़ा कहा? हान यून से कहता है, जरा अपनी ओर देखो। तुम इस वक्त जैसी हरकतें कर रहे हो उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि तुम एक बेवड़े हो। मुझे पता है कि दारू पीना भी एक ट्रेंड है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि तुम भी उनमें से एक होगे जो कि दारू पीने को एक ट्रेंड समझते हो। ये कितनी बकवास बात है कि तुम भी एक बेवड़े हो। हान की ऐसी बात सुनने के बाद यून हान से कहता है, तुम भी बहुत ही पैथेटिक इंसान हो। तुमने कई बार मरने का कोशिश किया और मैंने सुना कि तुमने हाल ही में कुछ अलग किया है। तुम भले ही इतना हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो और अपने मेमोरी के खो जाने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन मुझे ये अच्छे से पता है कि ये भी तुम्हारा मरने का कोई और नया प्लान होगा। क्या तुम्हें पता है कि सारे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? वो लोग सोचते हैं कि तुम जल्दी से मर क्यों नहीं जाते बिना किसी को परेशान किए। हान उसकी बातों को चुपचाप सुनता है। यून हान को बिल्कुल चुपचाप देख शांत हो जाता है। इसी के साथ हान हंसते हुए उससे कहता है, लगता है तुमने मेरे बारे में ज्यादा नहीं सुना। इसके बाद वो सोंगवा से कहता है, सोंगवा जाके मेरे लिए एक डंडा लेके आओ। सोंगवा कहती है, माफ कीजिएगा लेकिन क्यों? हान कहता है, ज्यादा सवाल मत पूछो, बस जाके लेके आओ। सोंगवा जल्दी से दौड़ते हुए डंडा लेने जाती है। हान सोंगवा से डंडे को लेकर उसे घुमाते हुए कहता है, ऑल राइट, लगता है ये तुम्हारे लिए काफी होगा। भले ही ये एक लकड़ी का टुकड़ा हो, लेकिन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन यानी कि मैं, मेरे हाथों में ये किसी स्वॉर्ड से कम नहीं। अपनी ट्रेनिंग को देखते हुए मुझे ये तो कंफर्म हो चुका है कि अब मैं अपनी कुछ टेक्निक्स और फुटवर्क स्किल को यूज कर सकता हूँ, और ये सब मेरी फिजिकल ट्रेनिंग के कारण ही पॉसिबल है। और इस जैसे बड़बोले को पीटना तो मेरे लिए आम बात है। यून उसके हाथों में डंडे को देखकर उससे कहता है, क्या तुम मुझे पीटना चाहते हो, वो भी इस छोटे से लकड़ी के टुकड़े से? हान यून को बुलाते हुए कहता है, लगता है तुमने बहुत ज्यादा शराब पी लिया है, चलो मैं तुम्हें जगा देता हूँ। दूसरी ओर से यून भी अपने पावर्स को रिलीज करते हुए फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। सोंगवा हान को यून को फाइट के लिए चैलेंज करते देख घबरा जाती है और वो उससे कहती है, सर आप ज्यादा ही रेकलेस बन रहे हो, सेकंड यंग मास्टर को भी मार्शल आर्ट आती है। सोंगवा की बात सुनकर हान उससे कहता है, तुम पीछे रहो और मैं अभी इसके साथ क्या करता हूँ बस तमाशा देखो। इसके बाद हान वही झाड़ियों में छुपे हुए 4 बॉडीगार्ड्स को कहता है, तुम चारों अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम दोनों की इस फाइट में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम चारों में से कोई भी बीच में नहीं आएगा। और ये वही बॉडीगार्ड्स होते हैं जिन्हें कि ग्रैंडफादर ने हान पर नजर रखने के लिए रखा होता है। बॉडीगार्ड्स भी इस बात से शौक हो जाते हैं कि हान को कैसे पता चला कि हम चुपके से उस पर नजर रखे हुए हैं। हान बॉडीगार्ड से कहता है, अगर तुम लोगों ने बीच में आने की हिम्मत की तो मैं तुम लोगों को ऐसे जाने नहीं दूंगा। दूसरी ओर यून को उन बॉडीगार्ड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए वो सोचता है कि हान बस ऐसे ही फेंक रहा है, यहाँ पर आसपास कोई भी बॉडीगार्ड नहीं है। इसी के साथ वो हान से कहता है, अगर तुमने इस स्टिक से मुझे एक बार भी हिट कर लिया तो मैं तुम्हें बिग ब्रदर बुलाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने चेहरे की हालत खराब करवाने के लिए रेडी रहो। और वो हान को पंच मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हान यून को अपनी ओर आते देख अपनी स्टिक को लेकर रेडी हो जाता है। एक ओर से यून पंच से अटैक करता है तो दूसरी ओर से हान अपने स्टिक को लेकर रेडी रहता है। हान जल्दी से अपने स्टिक से यून पर एक अटैक करता है, लेकिन यून उसके अटैक से डॉज करके बच जाता है। उसके इस अटैक को डॉज करके यून मन ही मन सोचता है, मैं इस जैसे कमजोर के अटैक के तो बहुत ही इजीली डॉज कर सकता हूँ। लेकिन हान अटैक करने के बाद ही अपने स्टिक के डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। उसका स्टिक सीधे जाके यून के बाजू में लगता है। यून को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से इसके स्टिक का डायरेक्शन चेंज कैसे हो गया। हान के इस अटैक के कारण यून घिसटता हुआ बहुत दूर जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है, पर वो अभी भी ये सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्या बस ये एक कोइंसिडेंस था। हान यून के पास जाकर उससे कहता है, तो छोटे चूहे जल्दी से मुझे बड़ा भाई कह के बुलाओ, जैसा कि तुमने फाइट की स्टार्टिंग में कहा था, तुम्हें अपने वादे को पूरा करना चाहिए। यून हंसते हुए उससे कहता है, श्योर, मैं तुम्हें जरूर कहूंगा तुम कमीने बड़े भाई, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें बड़ा भाई कह के बुलाऊंगा और मैंने बुलाया, लेकिन तुम्हें बड़े भाई जैसा ट्रीट करने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ऐसी बातें सुनकर हान यून से कहता है, लगता है तुमने अच्छे से सबक नहीं सीखा, तो तुम्हें पीटने के अलावा अब मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं बचा। और अपने स्टिक से उसके हाथ में एक हिट लगाता है। हान इतने में ही नहीं रुकता, वो यून को और भी मारता है। यून मार खाते हुए अपने मन ही मन सोचता है, लगता है यहाँ कुछ अजीब है। यून को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि हान जैसा कोई उसे इस तरह पीट रहा है। यून अपने मन में सोचता है, लगता है बाई चांस ही मुझे इसका हिट लग रहा है। सोंगवा यून को मार खाते देख घबराते हुए हान से कहते हैं, सर प्लीज रुक जाइए। यून सोचता है, लगता है पहले जो हिट मुझे लगा और अभी जो हिट लग रहा है ये बस एक कोइंसिडेंस है। बूमोंग यून का चिंता करते हुए कहता है, बड़े भाई आपको इसे और भी ज्यादा मारने का जरूरत नहीं, बस रुक जाइए। यून अपने आप को ब्लॉक करते हुए सोचता है, कितनी अजीब बात है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। कुछ समय पहले ये बंदा एक लाश के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन इतने कम समय में ये बंदा इतना स्ट्रांग बन गया। इसी के साथ यून को कुछ समय पहले बूमोंग की बात याद आती है, जहाँ पर बूमोंग उससे कह रहा होता है,
इस बार कुछ अलग है। जब भी मैं बड़े भाई के साथ रहता हूँ मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। और वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इस तरह से चेंज नहीं हो सकता। पहले के जैसा ही ये अपने असली रंग को जल्दी ही दिखाएगा और दोबारा से मरने का कोशिश करेगा। और हान से दूर हटके वो दोबारा से अपने पावर्स को रिलीज करते हुए सोचता है, मैं इसे दोबारा से हम सबको बेवकूफ बनाने नहीं दूंगा। हान यून की ओर देखता है। यून अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करके हान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर दोबारा से ट्रस्ट नहीं करने वाला, तुम डीमन कहेंगे। मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम इस बार हमेशा हमेशा के लिए ही मर जाओ। और वो हान के चेस्ट में एक पंच मारने लगता है। लेकिन जब उसका ध्यान हान पर जाता है, हान मुस्कुराने लगता है और बड़े ही आराम से अपने फुटवर्क के स्किल को यूज करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है और दोबारा से अपनी स्टिक को उठाते हुए यून से कहता है, तो तुमने मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं छोड़ा। अगर तुम सच में दोबारा से अपने सेंसेस में नहीं आना चाहते तो मुझे तुम्हें दूसरे तरीके से जगाना होगा। यून हान को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और सोचता है, दूसरा तरीका? ये कमीना इस बार क्या करने वाला है? आखिर दूसरे तरीके से इसका कहने का मतलब क्या है? हान इस बार उसके गोटों को निशाना बनाता है और अपने स्टिक से एक हमला कर भी देता है। इस हिट के लगने के बाद यून को एक छोटा सा झटका लगता है और वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसका अंडा अब टूट चुका है। इसी के साथ यून बहुत खतरनाक चीख मारते हुए वहीं पर बेहोश हो जाता है। बूमोंग यून का ऐसा हालत देख सदमे में चला जाता है और फिर जोर से चिल्लाता है, बड़े भाई। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।